तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने वर्ण विचार प्रकरण पर प्रकाश डाला था। वर्ण विचार के बारे में आपको बताया था। भाषा की सबसे छोटी इकाई ही वर्ण कहलाती है। एक नज़र फिर से देख लें। भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते उसे वर्ण कहते हैं। और संस्कृत भाषा में इन वर्णों को दो भागों में बांटा गया है, एक स्वर वर्ण, एक व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण में आपने पढ़ा था, लिखा था और समझा भी था कि वे वर्ण जिनके उच्चारण में किसी वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़े, वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, उन्हें स्वर वर्ण कहते हैं। इन स्वर वर्णों की कुल संख्या 13 है। इन 13 स्वरों को 3 भागों में बांटा गया था, 2 लौकिक संस्कृत के भागों में, एक वैदिक संस्कृत के भागों में। तो लौकिक संस्कृत के अंतर्गत 2 जो भाग थे वो एक ह्रस्व स्वर और एक दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर के बारे में चर्चा की थी कि वे स्वर जिनके उच्चारण में अल्प समय लगे अथवा एक मात्रा का समय लगे उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। और ह्रस्व स्वरों की कुल संख्या है 5 को आपको दर्शाया गया भी था कि ए, ई, उ, री और री। इसके बाद में दीर्घ स्वर, वे स्वर जिनके उच्चारण में दुगना अथवा 2 मात्राओं का समय लगे उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। और दीर्घ स्वरों की संख्या है कुल 8। इनको भी दर्शाया गया था कि आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। एक नंबर 3 का था प्लुत स्वर। ये वैदिक संस्कृत का स्वर है। वे स्वर जिनके उच्चारण में 3 गुना अथवा 3 मात्राओं का समय लगे उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे आ पे अवग्रह का चिन्ह लगा दिया, ए पे अवग्रह का चिन्ह लगा दिया, ई पे अवग्रह का चिन्ह लगा दिया, वे थे आपके प्लुत स्वर। तो लौकिक स्वरों से ही आपका काम पड़ता है, वैदिक स्वरों से नहीं पड़ता। लेकिन जानकारी के लिए आपको प्लुत स्वरों को भी बताया गया। तो ये तो पिछली वीडियो में यहाँ तक तो आपका पूर्ण हो गया था वर्ण विचार पर स्वरों तक। लेकिन अब व्यंजन वर्ण लेते हैं। व्यंजन वर्ण वे वर्ण जो स्वरों की सहायता से उच्चारित होते हैं। वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है। ऐसे वर्ण हैं जिनका उच्चारण बिना स्वरों की सहायता से नहीं हो सकता। वे वर्ण जिनका उच्चारण केवल और केवल स्वरों की सहायता से ही होता है उन्हें व्यंजन वर्ण कहते हैं। परिभाषित कर लेते हैं इसको लिखित रूप में। वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है उन्हें व्यंजन अथवा हल वर्ण कहते हैं। वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है उन्हें व्यंजन वर्ण यानी हल वर्ण कहते हैं। इन हल वर्णों को, इन व्यंजन वर्णों को भी कई भागों में बांटा गया है। एक तो स्पर्श व्यंजन आता है, एक ऊष्म वर्ण आता है, एक संयुक्त वर्ण आता है, इसके बाद में विसर्ग भी है, अनुस्वार भी है। तो पहले स्पर्श व्यंजन जो हैं ये 25 हैं। और इन स्पर्श व्यंजनों को भी वर्गों में बांटा गया है। यानी 5 वर्गों के समूह, 5 वर्णों के समूह को एक वर्ग कहा जाता है। तो इसमें 5 वर्ग हैं, के वर्ग, चे वर्ग, टे वर्ग, ते वर्ग और पे वर्ग। प्रत्येक वर्ग में 5-5 वर्ण हैं। 5 वर्ग और प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण अर्थात 25 वर्ण। 25 वर्ण जो हैं इनको स्पर्श व्यंजन कहते हैं। तो वो स्पर्श व्यंजनों को देखें। ये
व्यंजन या हल वर्ण इस प्रकार हैं। 5 वर्णों के समूह को वर्ग कहते हैं। 5 वर्णों के समूह को वर्ग कहते हैं तथा ये कुल 5 वर्ग हैं। अतः 5 वर्ग और प्रत्येक में 5 वर्ण अर्थात 25 वर्ण स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं, क्योंकि इनका जब उच्चारण किया जाता है तो ये मुंह के किसी अंग को स्पर्श करते हैं। मुंह के किसी अंग को उच्चारण किया जाता है तो जिह्वा या जीभ मुंह के किसी अंग को स्पर्श करती है। इस कारण इन्हें स्पर्श वर्ण कहते हैं। इस कारण इनको स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है उन्हें व्यंजन वर्ण कहते हैं, यानी हल वर्ण कहते हैं। ये व्यंजन हल वर्ण इस प्रकार है। 5 वर्णों के समूह को वर्ग कहते हैं तथा ये कुल 5 वर्ग हैं। अतः 5 वर्ग और प्रत्येक में 5 वर्ण अर्थात 25 वर्ण स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं, क्योंकि इनका जब उच्चारण किया जाता है तो जीभ मुंह के किसी अंग को स्पर्श करती है। इस कारण इनको स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। ये निम्न हैं। ये निम्न प्रकार हैं। इनको विस्तार से लिखेंगे। पहला वर्ग है के वर्ग, दूसरा चे वर्ग, तीसरा टे वर्ग, चौथा ते वर्ग और 5वां है पे वर्ग। ये 5 वर्ग हैं। 5 वर्गों में 5-5 वर्ण हैं। इन 5 वर्गों में 5-5 वर्ण हैं। उनको देख लें, क्योंकि संधियों में इन वर्णों का विशेष महत्व है। प्राइमरी क्लासों में अपन ने ये याद किए थे के खे गे घेणे चे छे जे झेणे टेठे डेढ़ेणे तेथे देधेने पेफे बेभे में। मगर स्मरण तो अब भी होने चाहिए, लेकिन ये इस प्रकार याद नहीं होकर के अगर
पहला वर्ण, दूसरा वर्ण, तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण, पांचवा वर्ण के हिसाब से अगर याद हो तो हमें और सुविधा रहेगी। तो ये स्पर्श व्यंजन कौन कौन से भैया देखो, के वर्ग में के, खे, गे, घे, अणे। चे वर्ग में चे, छे, जे, झे, अणे। टे वर्ग में टे, ठे, डे, ढे, अणे। ते वर्ग में ते, थे, दे, धे, ने। पे वर्ग में पे, फे, बे, भे, में। ये 5 वर्गों के 25 वर्ण हो गए। इन 25 वर्णों को ही स्पर्श वर्ण या स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। ये 25 वर्ण है स्पर्श व्यंजन। के, खे, गे, घेणे, चे, छे, जे, झेणे, टे, ठे, डे, धेणे, ते, थे, दे, धेने, पे, फे, बे, भे को स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। 5 वर्गों में बटे हुए हैं। लेकिन अब आगे क्या है, अपन को जैसे किसी प्रत्याहार की जरूरत पड़ जाए या फिर माहेश्वरी सूत्रों से बनते हैं प्रत्याहार, या फिर संधियों के नियम लिखाते हैं कि पहले वर्ण के स्थान पर तीसरा वर्ण हो जाता है, या किसी वर्ग का दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण के बाद में कोई स्वर हो, या ऐसे कुछ संधियों के नियम आपने कक्षा 10 में पढ़े होंगे। तो पहला वर्ण, दूसरा वर्ण, तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण, इनमें ये मदद करते हैं। जैसे हमसे पूछ लिया था कि पहले वर्ण कौन से हैं, किसी वर्ग का प्रथम वर्ण कौन सा है, तो प्रथम वर्ण ये है पूरे खच ठथप। दूसरा वर्ण कौन सा है, खच ठथप। तीसरा वर्ण कौन सा है, गज ढधप। चौथा वर्ण कौन सा है, घज ढधप। पांचवा वर्ण कौन सा है, णे, 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 ने, में। अगर इस प्रकार से और याद हो जाए तो हमारी संधियों में ये बहुत सहायक होंगे। तो यहाँ ये है साहब प्रथम वर्ण, ये है साहब दूसरा वर्ण, और ये है तीसरा वर्ण, ये चौथा वर्ण, और ये पांचवा वर्ण। तो इस प्रकार से हम लोगों से पूछा जाए कि बताओ प्रथम वर्ण कौन कौन से हैं, तो कच ठथप। दूसरा वर्ण कौन सा है, खच ठथप। तीसरा वर्ण कौन सा है, गज ढधप। चौथा वर्ण कौन सा है, घज ढधप। और पांचवा वर्ण कौन सा है, णे, 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 ने, में। इस प्रकार से स्पर्श व्यंजन हुए। फिर है साहब ऊष्म वर्ण। ऊष्म वर्ण जिनके उच्चारण में जिनके उच्चारण करने पर मुंह से गर्म हवा निकलती है, उन्हें ऊष्म वर्ण कहते हैं। जिनके उच्चारण करने पर मुंह से गर्म हवा निकलती है उन्हें ऊष्म वर्ण कहते हैं। ये संख्या में 4 हैं। शे, से, है। ये 4 ऊष्म वर्ण हैं। शे आप उल्टा हाथ करके अगर लगा के देखोगे, शे, से, है, तो मुँह से आपको गर्म हवा का एहसास होगा कि हमारे मुँह से जब इनका उच्चारण कर रहे हैं तो एक ऊष्म हवा यानी गर्म हवा निकलती है, इसलिए इनको ऊष्म वर्ण कहा जाता है। तो ये 4 हैं।
से, है। इस प्रकार से अब तक देखिए आपने 13 तो स्वरों का अध्ययन किया, 25 स्पर्श व्यंजनों का अध्ययन किया, 4 ऊष्म वर्ण, टोटल हो गए 9 3 12 असल 1 4 3 5 8 8 12 असल लगे तो 3 4 42 वर्णों का अध्ययन अभी आप कर चुके हैं। इसके बाद में देखें संयुक्त वर्ण। ये भी संख्या में 4 हैं। ये, रे, ले, वे, इनको संयुक्त वर्ण कहते हैं। फिर है साहब एक विसर्ग, वर्णमाला में है विसर्ग, ठीक। फिर है अनुस्वार, तो 42 यहाँ हो गए, 4 वर्ण ये हो गए, एक अनुस्वार हो गया, एक विसर्ग हो गया, 2 4 6 7 8 और 4 48। इस प्रकार संस्कृत वर्णमाला में टोटल 48 वर्ण होते हैं। संस्कृत वर्णमाला में टोटल 48 वर्ण होते हैं। यहाँ नोट डाल करके आप लिख सकते हो कि संस्कृत वर्णमाला में 5 ह्रस्व स्वर, 8 दीर्घ स्वर, 25 स्पर्श व्यंजन, 4 ऊष्म वर्ण, 4 संयुक्त वर्ण, 1 विसर्ग, 1 अनुस्वार। इस प्रकार 5 + 8 + 25 + 4 + 4 + 1 + 1 30 38 42 44 46 देखो 25 5 30 और 8 38 और 4 42 और 46 48 अर्थात बराबर 48 वर्ण होते हैं। संस्कृत वर्णमाला में 5 ह्रस्व स्वर, 8 दीर्घ स्वर, 25 स्पर्श व्यंजन, 4 ऊष्म व्यंजन और 4 संयुक्त वर्ण, 1 विसर्ग और 1 अनुस्वार। इस प्रकार संस्कृत वर्णमाला में 48 वर्ण होते हैं टोटल। तो इस प्रकार से जो स्वर वर्ण थे यानी वर्ण विचार जो था वो हमारा हो गया पूर्ण। वर्ण विचारों में स्वर वर्ण भी आपने पढ़ा, व्यंजन वर्ण भी आपने पढ़ा। स्वर वर्ण 13 प्रकार के होते हैं। इन स्वर वर्णों को पर 3 भागों में बांटा गया, ह्रस्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। ह्रस्वर 5 हैं, दीर्घ स्वर 8 हैं और वैदिक संस्कृत के आधार पर प्लुत स्वर हैं, जिनमें इन्हीं स्वरों में अपग्रह का चिन्ह लगा दिया जाता है। इस प्रकार व्यंजन वर्ण को पढ़ा। व्यंजन वर्ण टोटल 33, जिनमें 25 स्पर्श वर्ण और 35 थे, 25 स्पर्श वर्ण और 4 संयुक्त वर्ण, 4 ऊष्म, 1 अनुस्वार और 1 विसर्ग। तो टोटल वर्ण हुए 48। तो इन 48 वर्णों के साथ में वर्ण विचार वाला टॉपिक समाप्त हुआ। इसके बाद देखते हैं अपन उच्चारण स्थान। जिन वर्णों को हमने पढ़ा स्वर और व्यंजन के रूप में, उन्हीं वर्णों के उच्चारण स्थान के बारे में अध्ययन करते हैं कि इन वर्णों का जब अपन उच्चारण करते हैं तो हमारी जो जिह्वा है ये किन किन अंगों से स्पर्श करती है। तो इन वर्णों का उच्चारण करते समय हमारी जीभ जिन जिन अंगों से, मुंह में जो अंग हैं जैसे मूर्धा है, दांत है, होंठ है, नाक है,
तो जिन जिन वर्णों के माध्यम से, जिन जिन अंगों के माध्यम से इन वर्णों का उच्चारण होगा, वे अंग ही इन वर्णों के उच्चारण स्थान कहलाते हैं। तो देखें साहब, वर्णों का उच्चारण करते समय, वर्णों का उच्चारण करते समय जो वर्ण मुंह के किसी भी अंग की सहायता लेता है, वही अंग उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहलाता है। वही अंग उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहलाता है। जैसे अपन एक देखते हैं कंठ, हमारे मुंह में एक कंठ है, तो कंठ की सहायता से किन किन वर्णों का उच्चारण होता है उनको देखते हैं। एक सूत्र के माध्यम से देख लेते हैं इनको। यदि हमें सूत्र याद है तो हिंदी याद करने की आवश्यकता नहीं। एकु है विसर्जनीया नाम, एकु है विसर्जनीया नाम, कंठ है, ये सूत्र है। एकु है विसर्जनीया नाम, कंठ है। यदि अपन इसकी व्याख्या कर लेते हैं तो सारे वर्ण इसी के अंतर्गत आ जाते हैं। तो देखें इसका तात्पर्य देखें, अर्थात सबसे पहला वर्ण है इसमें ए, और ए जो है ये दो है, ए और आ, एक छोटा होता है एक बड़ा होता है। तो ए और आ, इसके बाद में आता है कु। कु को मतलब हुए के वर्ग। इन सूत्रों में ये 8-10 उच्चारण स्थान है, इनमें सब में कु, चू, टू, तू इस प्रकार से आएगा, तो उसको अपन वर्ग मानेंगे। तो कु को मतलब के वर्ग, कु का तात्पर्य के वर्ग, ए आ और कु अर्थात के वर्ग। तो के वर्ग में कौन से आ गए? के, खे, गे, घे, एणे। कु अर्थात के वर्ग। इसके बाद में है और फिर विसर्ग, विसर्जनीया नाम यानी विसर्ग। इन वर्णों का उच्चारण कंठ की सहायता से होता है, अर्थात 9 वर्ण हो गए। तो इस प्रकार से इसको व्यक्त किया जा सकता है, ए, आ, के, खे, गे, घे, एणे, है एवं विसर्ग। ए, आ, के, खे, गे, घे, एणे, है एवं विसर्ग। इन 9 वर्णों का उच्चारण, इन 9 वर्णों का उच्चारण कंठ की सहायता से होता है, कंठ की सहायता से होता है। अतः इनका उच्चारण स्थान है कंठ, अतः इनका उच्चारण स्थान है कंठ। जो ये वर्ण है ए, आ, के, खे, गे, घे, एणे, है एवं विसर्ग, ये 9 वर्ण हैं।
इन 9 वर्णों का जब अपन उच्चारण करते हैं, ए अपना एक उच्चारण करते हैं ए, तो यहाँ जरूर पड़ता है आ, के, खे, गे, घे, णे, हे, और विसर्ग का उच्चारण करते हैं जैसे ए। तो इन 9 वर्णों को जो अपन उच्चारित करते हैं, उच्चारण करते हैं, तो हमारा जो ये कंठ है, ये कंठ तन-तनांत करता है, तन-तनाता है, अर्थात यहाँ थोड़ा सा जोर पड़ता है। तो अगर कंठ नहीं हो तो हम इन वर्णों का उच्चारण नहीं कर सकते ठीक ढंग से। उच्चारण तो जैसे कर लेते हैं, जैसे आपने किसी गूंगे व्यक्ति को देखा, किसी काले व्यक्ति को देखा, तो वो सही शुद्ध भाषा नहीं बोल सकता, क्योंकि उसके मुंह के अंदर जो अंग हैं, जीभ है, कंठ है, मूर्धा है, वो सही प्रकार से काम नहीं करता। इस वजह से उस पर जो वर्ण हैं उनका सही ढंग से उच्चारण नहीं होता। जैसे आपने देखा होगा बहुत से होते हैं, रोटी को टोटी कहते हैं, तो यानी उसकी जैसे रो बोलते हैं अपन रे, तो रे में थोड़ी जीभ ऐसे करती है रे, तो उनकी क्या है, वो जीभ इस प्रकार नहीं कर पाती है। तो टे में रे बोलते हैं तो जीभ उसमें तंतनाती है, लेकिन टे तो साधारण तरीका से बोल जाता है, इसलिए उनकी जीभ सही प्रकार से काम नहीं करती है, इसलिए वो रे को क्या बोलते हैं, टे। तो यदि हमारे मुंह के सभी अंग ढंग से काम करते हैं तो हम इन वर्णों का उच्चारण ढंग से कर सकते हैं। क्योंकि किसी साहित्य को, किन्हीं मंत्रों को, किसी श्लोक को पढ़ते समय उनके उच्चारण का बड़ा महत्व है। यदि हमने सही प्रकार से साहित्य में उच्चारण नहीं किया तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। लिख कुछ और रहा है और हम कोई और शब्द बोल गए तो उसका अर्थ अलग लगेगा। जैसे आप हनुमान चालीसा पढ़ते हो, जलधि लाधि गए अचरज नाही, जलधि लाधि गए अचरज नाही, लांघी लाधि जलधि, जल्दी कह जाते हैं बहुत से, जल्दी लांघ गए, जल्दी लांघ गए, नहीं, जलधि, जलधि माने होता है समुद्र की, समुद्र को लांघ करके हनुमान जी गए थे। तो इस प्रकार से उच्चारण का बड़ा महत्व है। तो वे शब्द जिनका उच्चारण कंठ की सहायता से होता है वो इस सूत्र के माध्यम से समझाया गया है। एक है विसर्जनीय नाम कंठ है, यानी ए आ केवर के खे गे घेणे है एवं विसर्ग, इन 9 वर्णों का उच्चारण स्थान कंठ की सहायता से होता है। प्रिय विद्यार्थियों, आगे जो उच्चारण स्थान आएंगे उनको भी हम कल और यानी अगली वीडियो में विस्तार से आपको प्रस्तुत करेंगे। धन्यवाद।